बारिश में गरीब बहुओं की रसोई और खेत। गांव के बाहर कड़ी गर्मी के बाद हुई रिमझिम बारिश से मिट्टी की सौंधी खुशबू आ रही है। फसलें हरी भरी और लहला रही हैं। रामू काका के परिवार के सभी सदस्य खेतों के बीच खड़े हैं। हे भगवान, आज तो मन तृप्त हो गया। इतनी अच्छी खेती मैंने पिछले कई सालों में नहीं देखी। इस बार तो साहूकार का सारा कर्जा उतर जाएगा। उसकी एक एक पाई चुका दूंगा। होगा रामू, सब होगा। इस बार तो फसल भी ऐसी हुई है कि घर में खुशहाली खुद चल कर आएगी। बरसों से जो तंगी झेली है, लगता है अब वो खत्म होने वाली है। हाँ माँ, साहूकार का कर्ज उतर जाए, बस यही दुआ है। उसके बाद तो हम आराम से अपनी आजीविका चला पाएंगे। अब तो बस फसल कटने का इंतजार है। अब और इंतजार नहीं होता। इस बार की फसल बिकेगी तो सबसे पहले घर की पुरानी दीवारों को पक्का करवाऊंगा। हर साल बारिश में जो डर लगा रहता है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। और मैं तो छत डलवाने की सोच रहा हूँ भैया। पक्की छत होगी तो रात को सुकून की नींद आएगी, टपकते पानी की चिंता नहीं रहेगी। सब हो जाएगा भाई, बस फसल अच्छी निकल जाए। हम सब मिलकर इस घर को महल जैसा बना देंगे। अरे आप सब तो घर की चिंता कर रहे हो, बच्चों का क्या? पिछली बार की फीस के चक्कर में मास्टर ने डांट लगाई थी। अब की बार सबसे पहले उनकी फीस जमा होगी। दीदी सही कह रही है, बच्चों की नई ड्रेस भी लानी है। देखो कैसे उछल कूद कर रहे हैं, जैसे इन्हें पता हो कि अच्छे दिन आने वाले हैं। पिताजी, इस बार तो मुझे मेला देखना है। आपने कहा था ना कि अगली बार नई शर्ट और खिलौना गाड़ी लाएंगे। और मेरे लिए फ्रॉक, लाल रंग वाली और ढेर सारी मिठाइयाँ। अरे मिलेगा बेटा, सबको मिलेगा। आज घर चलो, आज तो दावत होगी। खुशियाँ मनाने का दिन है। चलो चलो, सूरज ढलने को है, शाम की रसोई की भी तैयारी करनी है। आज सब मिलकर अच्छा खाना खाएंगे और सपने देखेंगे। परिवार के सभी सदस्य खेतों से खुशी खुशी घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में काश यह खुशी हमेशा बनी रहे, साहूकार से पीछा छूटे और बच्चों का भविष्य संवर जाए। बच्चों जल्दी चलो, आज तो रोटियां भी बढ़िया वाली बनेंगी। बारिश का मौसम है, मन तो कर रहा है कुछ चटपटा बनाया जाए। पूरा परिवार घर पहुंचता है। बहुएं खाना पकाती हैं, सभी खाकर सो जाते हैं। बाहर हल्की हल्की रिमझिम बारिश की आवाज आ रही है। शांति देवी चारपाई पर लेटी और अपने सपने की दुनिया में खोई हुई हैं। हे भगवान, ये कैसा सुंदर नजारा है। देखो खेत कितने लहलहा रहे हैं, पूरी धरती जैसे सोने की हो गई है। वाह, इतना अनाज, इतनी बरकत। इस अनाज को बेचकर तो पूरा घर चमक जाएगा। ये लो, गोपाल ने कितने सुंदर कपड़े पहने हैं और राधा की साड़ी तो देखो कितनी चमक रही है। और ये हमारा पक्का घर, दीवारें कितनी मजबूत है, छत पर पक्की ईंटें लगी है। बारिश की अब कोई चिंता नहीं है। आज तो रसोई में पकवान ही पकवान बने हैं। अरे क्या हुआ शांति, तुम इतनी घबरा क्यों गई? रामू, मैंने इतना सुखद सपना देखा था। खेत अनाज से भरे थे, घर पक्का हो गया था, पर ये बाहर ये कैसी आवाजें आ रही हैं? ये तो मूसलाधार बारिश है। भगवान करे जो सपना तुमने देखा वो सच हो जाए और यह पानी हमारी फसल के लिए वरदान साबित हो। पर बाहर का शोर तो कुछ और ही कह रहा है रामू। मन में बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है। अरे पगली, ये तो अच्छी बात है। जितनी तेज बारिश होगी फसल उतनी ही लहलाएगी। भगवान करे तुम्हारा सपना सच हो जाए और इस बार हमारी सारी दरिद्रता मिट जाए। तुम बस सो जाओ, सब ठीक होगा। माँ क्या हुआ? बारिश की आवाज तो बढ़ गई है। कुछ नहीं बेटी, बस नींद खुल गई थी। तुम सब सो जाओ, फसल के लिए पानी बहुत जरूरी है। भगवान का आशीर्वाद है ये। माँ सही कह रही है। अगर इस बार फसल अच्छी हो गई तो अगले साल हम पक्के घर में सोएंगे। अब सो जाइए सब, सुबह जल्दी खेत भी तो जाना है। भगवान मेरा सपना सच कर देना। बहुत देख ली गरीबी, अब तो बस थोड़ा सा सुख दे दे। परिवार का हर सदस्य इसी उम्मीद में दोबारा सो जाता है कि सुबह खेत में सोना खिलेगा। आपको क्या लगता है कि बारिश क्या कहर ढाने वाली है? क्या शांति देवी का सपना सच होगा या फिर नियति में कुछ और ही लिखा है? अगले दिन सुबह के 6 बजे चारों तरफ से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। अरे भाई उठो, सब उठो। अरे भगवान, हम लुट तो गए, बर्बाद हो गए। यह पानी तो अब कहर ढा रहा है। रामू काका का पूरा परिवार हड़बड़ाकर उठकर घर का दरवाजा खोलते हैं। बाहर घुटनों तक पानी भरा हुआ है, गलियां नदी बन चुकी हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? कल रात तक तो सब ठीक था, ये पानी कहाँ से आ गया? अरे खेत, मेरे खेत, गोपाल, मोहन, सोहन, अरे जल्दी उठो। अगर खेत डूब गए तो सब खत्म हो जाएगा। पूरा परिवार घुटनों तक भरे पानी में भागते हुए खेतों की ओर बढ़ता है। चारों तरफ हाहाकार मचा है। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर रो रहे हैं। कोई अपनी गाय भैंस को बचाने की कोशिश कर रहा है तो कोई सिर पर हाथ रखकर बैठा है।
देखो माँ, रास्ता पूरा पानी से भर गया, कैसे जाएंगे हम? सब कुछ डूबता जा रहा है। जैसे वो अपने खेतों के पास पहुंचते हैं, नजारा देखकर सबके पांव तले जमीन उखड़ जाती है। कल तक जो फसलें लहला रही थी, आज वो पानी में डूबी हुई सड़ रही हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो मेरी आंखों का धोखा है। अरे मेरी पूरी जिंदगी की कमाई सब खत्म हो गया। पिताजी, साहूकार का कर्जा, अब हम क्या करेंगे? सब कुछ पानी में बह गया। ओ भगवान, क्या यही वो फसल थी जिसके सपने हम कल रात देख रहे थे? ये कैसी बर्बादी है। दीदी, हमारे बच्चों का क्या होगा? जो नई ड्रेस की बात थी, जो घर की छत थी, सब मिट्टी में मिल गया। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। ये पानी नहीं है, ये तो मौत है हमारी खेती की। पूरे गांव में मातम जैसा माहौल है। आसमान में अब भी पानी बरसे जा रहा है। सबकी आंखों में आंसू हैं। अब कुछ नहीं बचा, बस बर्बादी और ये पानी। अरे देखो, ये पानी थमेगा नहीं तो ये तो हमारी जान लेकर ही मानेगा। जैसे तैसे परिवार फिर घुटनों तक भरे पानी में घर आता है। बाहर अभी भी मूसलाधार बारिश जारी है। रामू काका सदमे में है, उन्हें बुखार आ गया है। पिताजी, आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। ये प्रकृति है, आज बरस रही है तो कल थम भी जाएगी। आप बस प्रार्थना कीजिए। हाँ पिताजी, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हम हार नहीं मानेंगे, सब सही हो जाएगा, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया था। तभी राधा ने चूल्हे का तवा उल्टा कर दिया और घर के दरवाजे पर पुरानी चप्पलें उल्टी लटका दी। बहू, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? ये क्या तमाशा है? माँ, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ये पानी नहीं, हमारी बर्बादी बरस रही है। माँ, जब तक ये पानी बंद नहीं होगा, हमारी मुसीबतें कम नहीं होंगी। हम कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। क्या पता इन परंपराओं से भगवान हमारी सुन ले। हाँ माँ, दादी बताती थी कि जब बहुत तेज बारिश हो तो ये टोटके काम आते हैं। तुम लोग भी ना, ठीक है, जो करना है करो। अगर इससे मन को तसल्ली मिलती है तो करो, पर देखो बाहर की हालत और बिगड़ती जा रही है। अरे सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। लगातार 2 दिनों से मूसलाधार बारिश के बाद बाहर आंगन पूरी तरह से जलमग्न है। हाय रे भगवान, बाहर का चूल्हा तो पूरी तरह गल गया, लकड़ियां सब भीग गई हैं। अब बच्चों को खिलाऊं क्या? माँ, आंगन में पानी घुटनों तक आ गया है। मैंने घर के अंदर कोने में ईंट रखकर चूल्हा बनाया है, उसी पर खाना बनाएंगे हम। सब लोग घर के अंदर ही बैठे हैं। चूल्हे पर खाना तो बन गया है, लेकिन किसी के गले से निवाला नहीं उतर रहा है। कैसे खाएं? बाहर देखो, पानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फसल का क्या हाल हुआ होगा, सोचकर ही रूह कांप रही है। 2-3 दिन बाद बारिश थोड़ी धीमी होती है। पूरा परिवार उम्मीद की एक किरण लेकर भागते हुए खेतों की ओर जाता है। अरे चलो भाई, जल्दी देखो, शायद भगवान ने कुछ बचा लिया हो। खेतों में पहुंचते ही सब हैरान रह जाते हैं। फसलें पूरी तरह पानी में सड़ चुकी हैं। खेत तालाब बन चुके हैं। बच्चे अपने नन्हे हाथों से बाल्टियां लेकर पानी बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। देखो माँ, मैं पानी निकाल रहा हूँ, खेत ठीक हो जाएंगे ना। छोटू और उसके भाई भी बाल्टियों से पानी उलीच रहे हैं। उनके पैर मिट्टी में धंस रहे हैं। बस करो बेटा। बाबूजी, कोई फायदा नहीं, हम कितनी भी कोशिश कर ले पानी नहीं निकलेगा। फसलें तो अंदर ही अंदर गल चुकी है, सब बर्बाद हो गया। नहीं, मैं नहीं मान सकता। मेरी मेहनत, मेरी जान थी ये खेत। सब खत्म हो गया है बाबूजी। अब यहाँ मिट्टी के सिवा कुछ नहीं बचा। ये फसलें अब कभी नहीं उगेंगी। सब वहीं पानी में बैठकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। गांव में चारों तरफ बर्बादी का मंजर है। सब लोग अब वापस घर की ओर मायूसी से लौट रहे हैं। अब साहूकार को क्या मुंह दिखाएंगे? खेतों में तो पानी के सिवा कुछ नहीं बचा। ये कर्ज अब कैसे उतरेगा? तभी साहूकार चिल्लाता है। उसके हाथ में हिसाब की एक पुरानी बही खाता है। अरे भाई, निकलो निकलो बाहर, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। 3 साल हो गए, एक फूटी कौड़ी नहीं दी तुमने। कभी सूखा पड़ गया, कभी बारिश हो गई। अरे मुझे बहाने नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए। मालिक, रहम कीजिए, पूरी फसल बर्बाद हो गई है। देखिए तो सही, चारों तरफ पानी ही पानी, हम कहाँ से पैसे देंगे? अरे फेंको इनका सामान बाहर। मुझे नहीं पता कौन बर्बाद हुआ कौन नहीं। इस बार मेरा पैसा मुझे चाहिए ही चाहिए। नहीं है तो फिर इस घर पर मेरा कब्जा है। गुर्गे घर के अंदर घुसते हैं और चारपाई, बर्तन और कपड़े बाहर कीचड़ में फेंकने लगते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, कहाँ जाएंगे हम इस बारिश में? मालिक, पैर पकड़ती हूँ आपका, थोड़ा समय दे दीजिए। समय बहुत दिया तुम लोगों को, निकलो यहाँ से अभी इसी वक्त। साहूकार का एक गुर्गा रामू काका को धक्का देता है, जिसे वो पानी में गिर पड़ते हैं। सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। अब हम कहाँ जाएं? अरे उठो बच्चों, अब यहाँ रहने का कोई हक नहीं बचा। जहाँ मौत खड़ी हो वहाँ इंसान नहीं रुकता। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है।
परिवार के लोग भीगे हुए कपड़ों में अपनी बची कुची गठरियां उठाकर गांव से बाहर की ओर कदम बढ़ाते हैं। गांव के सैकड़ों परिवार अपना घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। देखो माँ, हमारे जैसे कितने ही परिवार सड़क पर आ गए। सब अपना घर छोड़कर कहीं अनजान जगह जा रहे हैं। चलो बेटा, जहाँ तक किस्मत ले जाए। भगवान ने घर छीना है तो कोई ना कोई आसरा भी जरूर देगा। पूरा परिवार घुटनों तक भरे पानी में धीरे धीरे गांव की सीमा से बाहर निकल जाता है और 2 दिन की थकान, भूख और सदमे से निढाल होकर परिवार गांव से मीलों दूर एक नदी के किनारे पहुंचता है, जहां चारों तरफ पानी भरा हुआ है। बीच में एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी है। मम्मी, मुझे भूख लगी है, अब और नहीं चला जाता, पानी पिला दो, गला सूख रहा है। बस बेटा, थोड़ा और हौसला रख। देख, वो सामने एक झोपड़ी दिख रही है, कम से कम सिर छिपाने की जगह तो मिल जाएगी। रामू काका का शरीर बुखार से तप रहा है। वो लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। सोहन और गोपाल उन्हें सहारा देकर झोपड़ी तक लाते हैं। शरीर आग की तरह जल रहा है। बच्चों को संभालो। बाबूजी, बस थोड़ा सा और, हम पहुंच गए हैं। झोपड़ी के अंदर पहुंचते ही उन्हें बारिश से राहत तो मिलती है, लेकिन अंदर का माहौल बहुत अजीब है। यहाँ भी चारों तरफ पानी का भराव है। घर के अंदर के कोने में अजीब सी बदबू आ रही है। ये कैसी जगह है? यहाँ का पानी तो इतना गंदा है, जैसे कोई सड़ा हुआ कीचड़ हो। सब ठीक हो जाएगा, कम से कम बारिश की मार तो नहीं झेलनी पड़ रही है। बच्चे यहीं सो जाएं। बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। रामू काका का बुखार बढ़ रहा है। शांति देवी को भी लगातार खांसी आ रही है। माँ, सब बीमार पड़ रहे हैं। ससुर जी की हालत बहुत खराब है, इन्हें बहुत तेज बुखार है। यहाँ का पानी कुछ अजीब है, इसे देखकर ही घिन आ रही है। कुछ तो करना पड़ेगा। हम ऐसे ही बैठे रहे तो सब बीमार होकर मर जाएंगे। बाहर देखो, नदी उफान पर है और ये गंदा पानी चारों तरफ जमा है। माँ, बहुत तेज प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है, कहीं से थोड़ा पानी ला दो प्लीज। बेटा, कहाँ से लाऊं पानी? चारों तरफ तो सिर्फ बर्बादी वाला पानी भरा है, थोड़ा सब्र कर। छोटू का बेटा भागकर झोपड़ी के बाहर जाता है और अपना लोटा लेकर पानी पीने के लिए झुकता है। रुको, पानी मत पीना बेटा, बिल्कुल नहीं। क्यों चाची, प्यास लगी है, पानी ही तो है। देखो इसे ध्यान से, ये पानी का रंग कितना अजीब है और इसमें से कैसी सड़न भरी बदबू आ रही है, जैसे कोई लाश सड़ रही हो। सब लोग बाहर आकर देखते हैं। पानी का रंग कहीं गहरा बैंगनी तो कहीं मटमैला दिख रहा है। किनारे पर बहुत सारी छोटी बड़ी मछलियां मरी पड़ी हैं, जिनमें से कीड़े निकल रहे हैं। हे भगवान, ये क्या है? मछलियां ऐसे मरी पड़ी हैं जैसे किसी ने जहर डाल दिया हो। देखो, ये नाला ऊपर फैक्ट्री से आ रहा है। मुझे लगता है फैक्ट्री वाले अपने कचरे को फिल्टर करने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में उसका सारा वेस्ट मटेरियल इसी पाइप के जरिए सीधे यहाँ गिरा रहे हैं। हाँ, बारिश इतनी तेज थी कि गड्ढा ओवरफ्लो हो गया और सारा जहर नदी के पानी में मिल गया, इसीलिए यहाँ सब कुछ मर रहा है। तभी उन्हें पानी की सतह पर कुछ हरकत दिखाई देती है। 1-2 मछलियां अभी भी तड़प रही हैं। देखो, वो देखो, कुछ मछलियां अभी भी जिंदा हैं, तड़प रही हैं बेचारी। इंसान तो मर रहे हैं सो मर रहे हैं, पर इन बेजुबानों को तो बचा सकते हैं। चलो जल्दी कुछ करो। बहुएं तुरंत अपने पास मौजूद खाली बर्तन और पत्तों के टुकड़ों का सहारा लेती हैं। वो उस प्रदूषित गड्ढे से दूर, जहां बारिश का साफ पानी जमा हो रहा है, एक सुरक्षित छोटा सा तालाब जैसा घेरा बनाती है। सावधानी से, एकदम धीरे से इन्हें उठाओ, ये पानी इनके लिए जहर है। गरीब बहुएं अपने हाथों से उन मरी हुई मछलियों के बीच से जिंदा मछलियों को चुनती हैं और उन्हें उस साफ पानी के घेरे में डालती हैं। मम्मी देखो, ये वाली बच गई, ये तैर रही है। बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। अरे, जो पानी हमें मार रहा है उसे हम कम से कम उससे इन बेजुबानों को तो बचा सकते हैं। पर हम कब तक ऐसे रहेंगे? पेट की आग भी बुझानी है। हम तो आज काम की तलाश में निकलेंगे, वरना भूख हमें पानी से पहले मार देगी। जाओ बेटा, काम ढूंढो, पर ध्यान रखना इस केमिकल वाले पानी से दूर रहना। भगवान सबका मालिक है। अगली सुबह आसमान अब भी धुंधला है। यहाँ आसपास के इलाकों में बारिश का प्रकोप कम है। हम चारों भाई काम की तलाश में निकल रहे हैं। जो भी मजदूरी मिलेगी उससे बच्चों के लिए कुछ राशन और दवा का इंतजाम हो जाएगा। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारे साथ हो, बस सावधानी से जाना। चारों भाई काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद चूल्हा तो बनाना ही होगा, बच्चों को क्या खिलाएंगे? बहुएं घुटने तक पानी में उतर जाती हैं। वो कीचड़ और पानी में हाथ डालकर ईंटें और पत्थर खोजती हैं और दूर झाड़ियों से छोटी छोटी टहनियां तोड़कर लाती हैं। दीदी, लकड़ियां तो बिल्कुल गीली हैं, जलेंगी कैसे? हौसला रखो, पत्थरों को रगड़कर चिंगारी पैदा करेंगे। सूखी झाड़ियां मिल गई हैं, बस मेहनत की जरूरत है। सफल कोशिश के बाद चूल्हा जल उठता है। उसी समय शांति देवी अपनी पोटली खोलती हैं। ये देखो, मैं अपने साथ खेती के बीज लेकर आई थी। यही हमारी असली धरोहर है। ये बीज अगर मिट्टी में गए तो हम भूख से नहीं मरेंगे।
शाम होते होते चारों भाई थोड़ी बहुत दिहाड़ी लेकर लौटते हैं। थोड़ा आटा और दाल, बहुओं के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। आज मजदूरी मिली, लेकिन ये काफी नहीं है, हमें कुछ और सोचना होगा। हमने यहाँ चूल्हा बना लिया है, अब कम से कम पेट तो भरेगा। तुम लोगों का हौसला देखकर मेरा बुखार भी आधा हो गया है। बहुएं पत्थर और ईंटों के सहारे एक अस्थायी चूल्हा तैयार कर लेती हैं। तभी झोपड़ी तक आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर कल को बारिश और बढ़ी तो हम यहीं फंस जाएंगे। हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पक्का करना ही होगा। चारों भाई मिलकर काम में जुट जाते हैं। पास ही एक बड़ा पुराना पेड़ गिरा हुआ है जिसे आंधी ने उखाड़ दिया था। वो उसे खींचकर नदी के उस हिस्से पर लाते हैं जहाँ पानी का बहाव ज्यादा है। देखो, अगर उस पेड़ को हम पुल की तरह इस्तेमाल करें तो हम सुरक्षित आर पार जा सकते हैं। चलो इसे पत्थरों के साथ मजबूत करते हैं। चारों भाई पत्थरों और लकड़ी के उस मोटे तने से एक मजबूत रास्ता बना लेते हैं। दूसरी तरफ बहुएं पानी पीने की समस्या को हल करने में लगी हैं। देखो सुमित्रा, हम अपनी झोपड़ी के ऊपर ये तिरपाल इस तरह लगाएंगे कि बारिश का सारा पानी एक ढलान की तरफ आए। चारों बहुएं मिलकर एक तिरपाल को डंडों के सहारे कीप के आकार में तान देती हैं। उसके नीचे उन्होंने अपने सुरक्षित बर्तन लगा दिए हैं। टप टप करके साफ पानी बारिश का बर्तनों में जमा होने लगता है। दीदी देखो, पानी जमा हो रहा है, लेकिन अभी ये पूरी तरह साफ नहीं है, हमें इसे फिल्टर करना होगा। वो कोयले के टुकड़ों और सूती कपड़ों की कई परतों का उपयोग करती हैं। एक मटके में कोयला डालकर वो उसी में बारिश का पानी छानती हैं। माँ, दादाजी के नुस्खे काम आ गए। कोयला पानी की सारी गंदगी सोख लेगा। अब ये पानी पीने लायक है। तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, इस मुसीबत में भी तुमने हार नहीं मानी। पानी पीने के बाद बच्चों के चेहरे पर थोड़ी शांति है। मसाले और राशन का जो छोटा सा भंडार वो गांव से लाए थे, अब वो उसे बहुत ही किफायत से इस्तेमाल कर रही हैं। रामू काका झोपड़ी के कोने में बैठे ये सब देख रहे हैं। तभी गोलू और पिंकी दौड़ते हुए आते हैं। मम्मी देखो, वो नाले के पास अभी भी कुछ छोटी मछलियाँ हिल रही है, वो मरी नहीं है। सच में? जल्दी चलो, उन्हें जहरीले पानी से दूर करना होगा। राधा और सुमित्रा तुरंत दौड़कर जाती हैं। वो अपने हाथों की अंजुली में उन जिंदा मछलियों को बड़ी सावधानी से उठाती हैं। उनके पास बर्तन कम हैं तो वो बड़े बड़े चौड़े पत्तों को मोड़कर उनका दोनों बना लेती हैं। इन मछलियों को हमने जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला साफ पानी जमा किया है उसी में रखते हैं, ये यहीं सुरक्षित रहेंगी। वो उन पत्तों के बर्तनों में मछलियों को रखती हैं। बारिश का हल्का पानी लगातार उनमें गिरता रहता है जिससे मछलियां जीवित रहती हैं। तुमने अच्छा किया बहू, पर अब ये बताओ, हमें कपड़े भी धोने और बाकी काम भी करने। ये जो नदी का पानी है इसमें इतना केमिकल है कि हाथ लगाने से भी डर लगता है। बहुएं अब इस बड़ी समस्या का हल निकालती हैं। माँ, मैंने कहीं सुना था कि अगर इस गंदे पानी को खूब उबाला जाए और फिर उसमें फिटकरी घुमा दी जाए तो कचरा नीचे बैठ जाता है। हाँ, और उबलने के बाद अगर इसे कोयले की परतों से छान ले तो इसका जहर काफी हद तक निकल जाएगा। कम से कम नहाने धोने और कपड़े धोने लायक तो हो ही जाएगा। बहुएं तुरंत काम में जुट जाती हैं। वो बड़े पतीलों में वो केमिकल वाला पानी भरती हैं और उसे ईंटों के चूल्हे पर उबालती हैं। उबाल आने के बाद वो उसमें फिटकरी डालती हैं और फिर कोयले के टुकड़ों से छन्नी बनाकर पानी को फिल्टर करती हैं। देखो, पानी का रंग पहले से कितना साफ हो गया है, अब इसमें वो तीखी गंध भी नहीं आ रही है। तुम लोगों ने तो इस मुसीबत को भी मात दे दी। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवार अब थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा है। बच्चों के पास छोटी मछलियां हैं और बड़ों के पास नहाने धोने का शुद्ध पानी। लेकिन रामू काका कोने में उदास बैठे हैं। उन्होंने मिट्टी को अपने हाथों में लिया, उसे मसला। मिट्टी तो उपजाऊ है, जान है इसमें, पर मेरा क्या? मैंने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में झोंक दी। कभी सूखा मार गया, कभी ये बाढ़। अब और नहीं, मैं अब खेती नहीं करूंगा, सब बर्बाद हो चुका है। बाबूजी, आप ऐसे हार मान लेंगे तो हम क्या करेंगे? हम सब आपके साथ हैं। नहीं, खेती का नाम भी मत लेना मेरे सामने। मुझे अब और बर्बादी नहीं देखनी। बेटे भी चुप हो जाते हैं। तभी बहुएं आगे आती हैं। शांति देवी अपनी पोटली से वो बीज निकालती हैं जो वो मुसीबत के समय अपने साथ बचा कर लाई थी। देखो बेटा, बीज तो ये रहे, पर यहाँ तो जगह भी बहुत कम है और जमीन भी नदी के एकदम पास है। यहाँ खेती कैसे होगी? कहीं ये भी बाढ़ में बह ना जाए। माँ, हमें जमीन का मोह छोड़कर दिमाग से खेती करनी होगी। हम यहाँ लेयर वाली खेती करेंगे। हाँ माँ, हम घिया, लौकी, कद्दू और भिंडी जैसे पौधों को अलग अलग स्तर पर उगाएंगे। नीचे छोटी क्यारियां और ऊपर बेलें। बाबूजी, आप मत करो मेहनत, आप बस देखो, हम बहुएं हार नहीं मानेंगी। ये बीज ही हमारे बच्चों का पेट भरेंगे। बहुएं तुरंत काम में जुट जाती हैं। वो अपने पास मौजूद पुराने सामान और लकड़ियों का इस्तेमाल करती हैं। चलो सब हाथ बटाओ, हम इस छोटी सी जमीन को एक हरा भरा बगीचा बना देंगे। अगर बड़ी खेती बर्बाद हुई है तो ये छोटी खेती हमें बचाएगी। शांति देवी उन बहुओं की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती हैं। देखो, हमारे पास जमीन बहुत कम है। अगर हम इसे पारंपरिक तरीके से करेंगे तो कुछ नहीं उगेगा। हमें ये परतदार खेती करनी ही होगी।
बहुएं जंगल से मजबूत लकड़ियां काट कर लाती हैं और उन्हें जमीन में गाड़ती हैं। वो प्लास्टिक की शीट और पुरानी साड़ियों को एक ही आधार की तरह इस्तेमाल करती हैं, जिस पर उपजाऊ मिट्टी की परत बिछाई जा रही है। दीदी ये देखो, ये मिट्टी कितनी उपजाऊ है। अब इसके ऊपर हम घिया, तोरई और लौकी की बेलें चढ़ाएंगे। ये ऊपर से लटकती हुई बहुत अच्छी लगेंगी। और नीचे की क्यारियों में टमाटर, भिंडी और कद्दू के छोटे पौधे लगाएंगे। जो जगह खाली बचेगी वहाँ पालक और पुदीना भी हो जाएगा। देखो, झोपड़ी के चारों तरफ भी बेलें चढ़ा दी हैं। अब हमारी ये झोपड़ी एक हरे भरे बगीचे जैसी लग रही है ना कमाल? रामू काका दूर से अपनी बहुओं को ये काम करते हुए देखते हैं। उनके चेहरे से हताशा का भाव धीरे धीरे कम हो रहा है। तुम लोगों ने तो जमीन के उस छोटे से टुकड़े को वन दे दिया जो काम में हताशा में छोड़ चुका था। तुमने उसे अपनी बुद्धि से सच कर दिखाया। ये मेरी बहुएं नहीं, घर की लक्ष्मी है। इन्होंने दिखाया है कि हार मानने से बेहतर है रास्ता ढूंढना। कुछ ही दिनों में वो छोटे पौधे बड़े होने लगते हैं। तभी अचानक एक रात नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। पानी उफान मारते हुए उनके खेतों के टुकड़े तक पहुंचने लगता है। उस पानी में वही फैक्ट्री का नीला बैंगनी केमिकल घुला हुआ है। दीदी देखो, नदी का पानी बढ़ रहा है। अगर ये जहरीला पानी हमारी क्यारियों में घुस गया तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जल्दी आओ, हमें चारों तरफ एक मजबूत मेड़ बनानी होगी। बहुएं फुर्ती से काम में जुट जाती हैं। वो मिट्टी की ऊंची मेड़ बनाती हैं और उसके ऊपर लकड़ियों की मजबूत फेंसिंग खड़ी कर देती हैं, जो नदी के पानी को सीधे फसलों तक पहुंचने से रोक देती हैं। शाबाश, ये तुमने बहुत समझदारी का काम किया। अब ये जहरीला पानी हमारी मेहनत को छू भी नहीं पाएगा। समय बीतता है 10, 12, 15 दिन। उन छोटे पौधों से कोपलें निकल आई हैं और धीरे धीरे फल भी लगने लगे हैं। परिवार का गुजारा अब अपनी नई उगाई सब्जियों से होने लगा है। पर घर में आटा, दाल और मसालों की अब भी किल्लत है। लेकिन बाहर के कुछ गांव वाले जो खुद भी इसी प्रलय में बर्बाद हुए थे, झोपड़ी के पास से गुजरते हैं, वो इस हरियाली और रसोई से आती खुशबू को देखकर ठिठक जाते हैं। देखो इन्हें कैसे पागल हो गए हैं। पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है और ये नदी के बीचों बीच अपनी बस्ती बसाकर बैठे हैं। ये पानी महाकाल बनकर सबको बहा ले जाएगा, पर इन्हें समझ नहीं आ रहा है। हाँ, अरे रहने दो, जब पानी का सैलाब आएगा तब पता चलेगा। बच्चों को ले डूबेंगे लोग, सब पागलपन है। अरे ओ रामू, बहुत खुश हो रहे हो क्या? नदी का पानी महाकाल बन चुका है। किसी दिन ये झोपड़ी भी बहा ले जाएगा, तब समझ में आएगा। परिवार के लोग ये बातें सुन रहे हैं। वो परेशान है, लेकिन बहुएं और शांति देवी अडिग हैं। बेटा, लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। कहीं हम वाकई में मुसीबत को तो नहीं बुला रहे हैं? माँ, अगर हम हिम्मत हार गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा? अगर हम यहाँ से चले गए तो कहाँ जाएंगे? यही हमारी कर्म भूमि है, यही हमारा ठिकाना है। बहुएं और निष्ठा से काम में लग जाती हैं। एक बहू मिट्टी खोद रही है, दूसरी सिंचाई कर रही है, तो तीसरी फलों और सब्जियों की गुणवत्ता की जांच कर रही है। दूसरी तरफ घर में एक बहू चूल्हा फूंक रही है, दूसरी आटा गूंथ रही है और बाकी बच्चों को खाना परोस रही है। दिन बीतते हैं और उनकी मेहनत रंग लाती है। खेत से ताजी पालक, मेथी और पुदीना निकलता है और उसकी बनाई हुई भुजिया की खुशबू दूर तक फैल रही है। आसपास के किसान जो खुद भूख से जूझ रहे हैं, इस खुशबू को सूंघकर ललचा रहे हैं। अरे, वो लोग भूखे हैं और हमारे पास अतिरिक्त सब्जियां हैं। हम उन्हें सस्ते दामों पर बेचकर राशन ला सकते हैं। सौदेबाजी होती है। अब सब्जियां बिक रही हैं और पैसे भी आ रहे हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दोपहर का समय है। राधा और सुमित्रा पानी फिल्टर करने के पास बैठी हैं, पसीने में तरबतर है। हे भगवान, ये पानी कितना केमिकल वाला है। फिल्टर करते करते कमर टूट गई है। सच में दीदी, इस केमिकल वाले पानी ने तो हालत खराब कर दी है। देखो, मेरे बाल सारे झड़ने लग गए हैं और हाथों की स्किन भी कैसी खुरदुरी हो गई है। हाँ, कपड़े भी धोते धोते कच्चे होते जा रहे हैं। ये पानी किसी भी हाल में पीने लायक तो नहीं है। बस बारिश का पानी हार्वेस्ट करके ही बच्चों का पेट भर पा रहे हैं, वरना तो जिंदगी अधूरी है। दोस्तों, मेहनत से सब्जियां तो उग गई, लेकिन क्या वो इस जहरीले पानी के साए में हमेशा पाएंगे? इसी बीच झोपड़ी में जगह कम थी, इसलिए भाइयों ने नदी के पास मौजूद 2 बड़े पत्थरों के बीच लकड़ी के मजबूत फंटों को जोड़कर एक शानदार डाइनिंग टेबल बना ली है। चारों तरफ पानी की कलकल और ऊपर खुला आसमान है। शाम को चारों भाई और बच्चे उस पत्थर की मेज पर बैठकर खाने का आनंद ले रहे हैं। राधा और गीता चूल्हे पर ताजा भजिया और गर्मा गर्म रोटियां बना रही हैं। तभी वहां से कुछ ग्रामीण गुजरते हैं, खाने की सौंधी खुशबू सूंघकर। अरे भाई, क्या खुशबू है! ऐसी तो राजा महाराजाओं के यहाँ भी नहीं बनती होगी। देखो कितने सुकून से खाना खा रहे हैं, जैसे कोई उत्सव मना रहे हो। अरे सच में, यहाँ तो हरियाली भी है और खाना भी ताजा है। क्या आप लोग ये खाना हमें भी दे सकते हो? हम तो भूख से बेहाल हैं। अगर आप दाम बताओ तो हम खरीदने को तैयार हैं। बहुएं उनकी बातें सुन लेती हैं। वो आपस में एक दूसरे को देखती हैं। भैया, हम तो बस मेहनत से अपनी छोटी सी उपज को पका रहे हैं। अगर आप लोग भूखे हैं तो हम इसे बेचने के लिए तैयार हैं। हाँ, अगर आप लोग दाम देने को तैयार हैं तो हम अपनी थाली में से आपको भी हिस्सा दे सकते हैं। इससे हमें थोड़ा राशन खरीदने के पैसे मिल जाएंगे और आपका पेट भी भर जाएगा।
ग्रामीण खुश होकर तैयार हो जाते हैं। ये तो अच्छा हुआ, लोगों का पेट भी भरेगा और हमारी मुश्किलों का भी कुछ हल निकलेगा। कुछ दिनों बाद नदी किनारे की पत्थर वाली मेज पर दोपहर के समय लंबी कतारें लगी हैं। बहुओं का बनाया 20-30 रुपए का भोजन पूरे इलाके में मशहूर हो चुका है। ग्रामीण खुश हैं, लेकिन बढ़ती भीड़ के साथ पानी की किल्लत और बदतर होती जा रही है। अरे भाई, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, पर क्या फायदा, पीने को एक घूंट साफ पानी नहीं है। ऐसे में रसोई चलाने का क्या मतलब है जब प्यास न बुझा सके। ये शब्द बहुओं के दिल पर तीर की तरह लगते हैं। बस बहुत हुआ, हम लोगों का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं और ये जहर हमें अंदर से खोखला कर रहा है। आज तो इसका अंत करके रहेंगे। मुझे देखना है कि ये मौत का नाला आखिर कहाँ से आ रहा है। बहुएं हाथ में बड़े बड़े डंडे लेती हैं। वो उस जहरीले नाले के बहाव के साथ साथ पानी में उतर जाती हैं। पानी कहीं गहरा बैंगनी है तो कहीं गहरा नीला, और उसमें से इतनी तीखी दुर्गंध आ रही है कि सांस लेना मुश्किल है। चलते चलते कामिनी को अचानक चक्कर आने लगते हैं और सुमित्रा को उस गंध से उल्टियां होने लगती हैं। दीदी, मेरा दम घुट रहा है, ये पानी नहीं एसिड है। रुको मत, अगर आज यहीं रुके तो कल हमारे बच्चे भी नहीं बचेंगे। हिम्मत मत हारो, बस देखते चलो कि ये नाला कहाँ जुड़ा है। वो घुटनों तक उस कीचड़ और जहरीले पानी में चल रही हैं। आसपास जहां जहां पानी पहुंच रहा है वहां घास फूस काली पड़ गई है। अंत में वो एक ऐसी जगह पहुंचती हैं जहां उन्हें एक बड़ा अवैध पाइप दिखाई देता है जो सीधे नदी में मिल रहा है। नाले का पानी गहरा बैंगनी है और आसपास मरे हुए चूहे और पक्षी पड़े हैं। देखो, ये रहा वो पाइप। ये लोग सारा केमिकल बिना ट्रीटमेंट के सीधा नदी में बहा रहे हैं। इसी जहर ने हमारे बच्चों और ससुर की तबीयत खराब कर रखी है। चलो, फैक्ट्री के मालिक को हिसाब देना ही होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये सामूहिक हत्या है। बहुएं फैक्ट्री के गेट पर पहुंचती हैं। गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता तो वो बाहर ही जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, जिससे अंदर का मैनेजर बाहर आने पर मजबूर हो जाता है। क्या शोर मचा रखा है यहाँ? ये कोई तमाशा है क्या? तमाशा तो तुम लोग कर रहे हो। अपनी फैक्ट्री का गंदा केमिकल नदी में बहाकर तुम सबकी जान ले रहे हो। देखो जाकर, वहाँ जानवर मर रहे हैं और यहाँ इंसान बीमार हो रहे हैं। पूरा पानी दूषित कर दिया है तुमने। हमारी मछलियाँ मर गई हैं, खेत खराब हो गए और अब हमारे बच्चे भी खतरे में। तुम्हें लगता है कि तुम रसूखदार हो तो कुछ भी करोगे? मैनेजर उन्हें डराने की कोशिश करता है तो वे वहां से लौट जाती हैं। कुछ ही दिन बीतते हैं, ससुर की खांसी बढ़ जाती है और बच्चों को उल्टियां होने लगती हैं। घर में चारों तरफ वही तीखी केमिकल वाली गंध फैली है। दीदी, अब और नहीं। देखो बच्चे और बाबूजी की हालत कैसे हो रही है। अगर हम आज नहीं लड़े तो कल हम में से कोई नहीं बचेगा। बहुएं प्रदूषण विभाग जाकर पानी का सैंपल टेस्ट करवाती हैं। वहां वे पानी का एक पीएच लेवल मानक से कहीं ज्यादा खतरनाक स्तर पर निकलता है। अरे यह पानी तो पीने लायक तो क्या, हाथ लगाने लायक भी नहीं है। ये फैक्ट्री कानून तोड़ रही है। विभाग फैक्ट्री पर कड़ी कार्रवाई करता है। फैक्ट्री मालिक को माफी मांगनी पड़ती है और 1 हफ्ते के भीतर पूरी नदी की सफाई करवानी पड़ती है। 1 हफ्ते बाद नदी का पानी अब एकदम से साफ बह रहा है। तुमने कर दिखाया बहुओं। तुमने जो सपना बारिश से पहले देखा था वो आज सच हो गया। हमारी फसलें फिर से लहला रही हैं। इन्हीं की हिम्मत ने हमें इस मुसीबत से निकाला है। अब हमारा परिवार सुरक्षित है और हमारी मेहनत की फसल सोना उगल रही है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि जो फैक्ट्रियां अपना केमिकल नदी में छोड़कर वातावरण को दूषित करती हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर